मैं उस तरह नहीं करूंगा जी। खुर्शीद शाह साहब किधर है? खुर्शीद शाह साहब हमने डिसाइड किया था बिजनेस एडवाइजरी में के साथ दोहरा मयार खत्म किया जाए। देखिए, एक तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं पाकिस्तान। The former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity. वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ खुशनूद अली खान साहब अपनी बेटी की शादी की वजह से शरीक नहीं है। कल उनकी बेटी की शादी है। आज हमारे साथ जो है लाहौर में सलमान आबिद साहब मारूफ दानिश्वर हैं और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। और शौकत जरदारी साहब जो हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और एक शानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शौकत जरदारी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे और चैनल 24 के मारूफ और पॉपुलर एंकर इफ्तिखार अहमद हमारे साथ होंगे लाहौर से ही। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास में हमने ये ऐलान किया है कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं और अगर कोई पाकिस्तान से पुलवामा के वाक़े में मुलव्वस निकला तो हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले मैं इफ्तिखार आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो सवाल पैदा हुआ है, हम इंक्वायरी करेंगे और अगर पाकिस्तान में कोई मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये सवाल जो है इसमें जो पाकिस्तान में कुछ लोग जैश मोहम्मद के मौजूद थे, ये उनकी वजह से हम पर दबाव आया और हम इस बात पर रजामंद हुए कि सवाल ये उठाया जाए? जैश मोहम्मद के लोग पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं तो क्या इस बात का ये सबूत है कि जो कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान की जैश मोहम्मद ने किया? जैश मोहम्मद तो वहाँ भी तो हो सकती है ना, वहाँ भी तो तंजीमें हो सकती हैं इस किस्म की और हैं। और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और आप रोज़ देख रहे हो, क्या वहाँ पे जो इंसानियत की तौहीन हो रही है वो आप लोगों को महसूस नहीं हो रही? क्या उसके रद्द-ए-अमल में जो नौजवान यूथ होती है, नौजवान वो लड़ेंगे नहीं? जिस लड़के के बारे में, डार के बारे में हमें बताया गया कि उसको एक दिन कहा गया कि नाक से लकीरें निकालो, एक फ़ौजी टोले ने उसको रोका, फिर कहा कि नहीं अब नाक से लकीरें निकालो हमारी फ़ौजी जीप के गिर्द। तो जब आपको साथ इस किस्म का तौहीन अमेज़ सलूक किया जाए और वहाँ पे ऐसे मौक़े हों कि उसको और दोस्त मिल जाएं जो उसको सपोर्ट करें, तो फिर तो ये ऐसे वाक़यात तो होते हैं। तो पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाया जाना गैर मुनासिब है बिल्कुल। हाँ, अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है, ऐसी कोई ट्रांसमिशन है, ऐसा कोई गुफ्तगू है, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है, ऐसे कोई मजबूत और ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम के आगे पेश किए जाएँ तो उनमें जान हो तो पेश करें, बताएं। साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ आ गया। बड़े क्लियर हो गए हैं इस मामले में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप बात करने हैं, आपकी बात होगी। मैं शौकत जरदारी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे नहीं आया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा गौर से सुनिए। हम हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि हम अपनी सरहद को किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और यही मौक़िफ़ आज की हुकूमत का भी है। ठीक है। अच्छा, शौकत जरदारी, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये जो इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में जैश मोहम्मद की मौजूदगी ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो इसकी ये कहे कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, वरना हमारा क्या ताल्लुक है भारत में वाक़या होता है और हम क्यों तैयार होते हैं कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं? देखें, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उनके लिए एक इजी रास्ता होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने करोड़ों लोगों को टॉयलेट्स तो फराहम कर नहीं सकते, तो इलेक्शन जीतने के लिए बड़ा आसान होता है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। और भारत ख़ुद जो वहाँ पे 70 साल से कर रहा है,
तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कश्मीरी उनके तशद्दुद को, उनके जुल्म को, उनकी बर्बरियत को, जो औरतों की असमत दरियाँ होती हैं आज 21वीं सदी में भी, सोशल मीडिया के दौर में भी, ये तो अब पूरी दुनिया ने ये मानना शुरू कर दिया है कि भारत जिस तरह अपना एक सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने पेश करता है वो तो बेनकाब हो गया है। ये एक इंतहाई हद दर्जे का इंतहा पसंद मुल्क है और ये अपने जो इनके हैं अपने मुसलमान शहरी उन तक को बख्श नहीं करता भारत। तो कश्मीरी तो बेचारे फिर भी अपनी हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, वो तो खुद ही अपनी आज़ादी या भारत से जान छुड़ाने की बातें कर रहे हैं। और ये जो धमाका हुआ है ये उस तशद्दुद में अब इंटेंसिटी आ गई है जो तशद्दुद भारत कई सालों से कश्मीरियों पर कर रहा है, जो मजालिम वहाँ पे ढा रहा है, ये उसका रिस्पॉन्स है। और मेरे ख्याल से अब भारत को ये कहना कि जी पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान ने किया है, बेहतर ये होगा कि भारत अपनी कश्मीरियों के हवाले से जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करे। अब ये मंजन ज़्यादा अरसा बिक नहीं सकता भारत पे। आप देखें अमेरिका ने इस पे कमेंट करने से जो है वो गुरेज किया है, सऊदी वली अहद वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस पे कमेंट करने, जो स्पेशली ये पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया अब इस पे कमेंट करने से गुरेज कर रही है। तो भारत हैज़ फेल्ड डिप्लोमेटिकली, भारत जो है वो वहाँ पे अमन कायम करने में भी नाकाम रहा है क्योंकि तशद्दुद मज़ीद तशद्दुद को जन्म लेगा। तो ये सारे मफरूज़े हैं और पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है जिसका जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में आपके पास मौजूद है। तो इसके अलावा और क्या शवाहिद चाहिए दुनिया को कि भारत खुद दहशतगर्दी को प्रमोट भी करता है खित्ते में और फिर ये रोता भी है कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सलमान आबिद, ये जो शौकत जरदारी साहब कह रहे हैं कि भारत जो है वो नाकाम हो गया है पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने में, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली को कामयाब हुआ है? सऊदी वली अहद ने जो कहा है कि जामिया मुज़ाकरात होने चाहिए और जामिया मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा होना चाहिए। देखिए ना, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये सिर्फ मैं, आप, इफ्तिखार या अपना शौकत साहब नहीं कह रहे। अगर आप दो रिपोर्ट्स देखें, एक यूएनओ की रिपोर्ट देखें 2018 की कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो परसों यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट हुई है सारी की सारी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, अगर आप इन दो चीज़ों को गवाह बना के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत का जो चेहरा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो कितना बिगड़ा है। फिर उसकी बात ये, उसके दूसरे हट के देखें कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का जो आज इंटरव्यू छपा है वो पढ़ने की कोशिश करें। वो ये कह रहे हैं कि जो भारत ने और इस वक्त मोदी सरकार ने खास तौर पे कश्मीर की जो पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर राइज की हुई है, ये उसका नतीजा है, ये उसका रिएक्शन है, ये उसका रद्द-ए-अमल है। इसलिए भारत जो डिप्लोमेटिकली ये साबित करना चाहता था कि पाकिस्तान बराह रास्त कश्मीर के अंदर इंगेज है या उसकी टेररिज्म के अंदर इंगेज है, आज ये बात इस तरह से इतनी आसान नहीं रही दुनिया के अंदर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने पिछले चंद वर्षों में वॉर ऑन टेररिज्म को जिस तरह से लीड किया है और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को निगोशिएशन की तरफ दावत देता है और बार बार कहता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि आप एक कदम चलेंगे, हम दो कदम चलेंगे, और ये जो अभी पॉलिसी बयान दिया इमरान खान ने उसमें भी उन्होंने कहा है कि मफाहमत के साथ आगे बढ़े और दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पे बातचीत की दोबारा ऑफर की है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि दुनिया को भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि इस वक्त भारत जो है वो अपने मौकफ में एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो उसमें लचक नहीं दिखा रहा। हालांकि पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप सलमान आबिद ऐसा, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामियाबी तो इसमें कोई नहीं है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी ये नहीं कहा कि नहीं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी ये है कि अगर आज आप कल से लेकर आज तक हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिव्यू करें तो सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंडिया में मोदी पे तनकीद हो रही है कि वो उसने जो है सऊदी अरब के इस हालिया दौर, जो सऊदी अरब के वली है वहां पे दौरा किया है, उनसे बराह रास्त पुलवामा के वाकये के ऊपर पाकिस्तान को इंगेज क्यों नहीं किया। तो ये जो डिप्लोमेसी जो खास तौर पे पाकिस्तान ने अपने आप को वहां पर ये बात की है और जिस तरह से बैलेंस तरीके से सऊदी वली अहद ने बात की है, मैं समझता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरह से कहा अमेरिका और दूसरे कोई ममालिक इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान बराह रास्त। मैं इफ्तिखार अहमद पे आना चाहता हूं। इफ्तिखार, आपने जो थीसिस पेश किया है कि पुलवामा जो है वो रिएक्शन है वहां पर तशद्दुद का जो कश्मीर में हो रहा है और कश्मीर के अवाम को जो आज़ादी चाहिए, तो आप इफ्तिखार आप समझते हो कि दुनिया में अब तशद्दुद के जरिए जो है वो कामयाबी मिल सकती है, जबकि आपके सामने श्रीलंका का वाकया है कि वहां पर जो तमिल टाइगर्स थे वो अलहदगी पसंद चाहते थे, आज़ादी चाहते थे और उनके पास तो तशद्दुद भी था, उनके पास तो जहाज भी था, लेकिन वो भी नहीं चल सके। तो कश्मीर में आप किस तरह से तशद्दुद के जरिए और पुलवामा जैसे वाकयात को नतीजा बना के उनकी आज़ादी की बात कर सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अंजम, कश्मीर का मुकाबला आप किसी और जगह से नहीं कर सकते। कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है बाय इंडियंस। कश्मीर जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरी है इंडिया की तरफ से, और वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं आज़ादी। वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये नहीं आना चाहते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो अपनी शनाख्त चाहते हैं, उसके लिए वो जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में आज तक हुआ है जो वहाँ पे राइजिंग है बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है। आप जनाजे नहीं देखते उन लोगों के? क्या उन जनाजों में औरतें मातम करती है, आपको नजर नहीं आती? मैंने आपको बताया ना कि तमिलनाडु का वाकया है, इस तरह की आज़ादी के अब माहौल नहीं है। मैयतें गई हैं फौजियों की जी। अब मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की इतनी बड़ी तहरीक थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। हम कश्मीर पे कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो कामयाब होगी और उसे आज़ादी मिलेगी? सुन लो ना, तमिलनाडु की तहरीक और इस तहरीक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात तो है कि ये तीसरी नस्ल में चली गई है। तीसरी नस्ल अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है, और ये देखो इतना आसान नहीं है आप इसको इग्नोर कर दें। ये तो शर्म आनी चाहिए दुनिया को कि वो इतनी ज़्यादती के बावजूद खामोश है। अगर ये दुनिया वाले एक रियासत में एक रियासत बनवा सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर, तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं तो अफसोस करता हूँ उन सब लोगों पे जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और उनको ये नज़र नहीं आ रहा। ये अफसोसनाक है, और फिर ख़ुद हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं है ये बात। उनके अंदर जो डिबेट इसको चल रही है उसको भी तो सुनो यार। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के दानश्वर क्या कह रहे हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो हमें देखना चाहिए आज वो मसला नहीं है जो माजी में था। मैं जिस खातिर के पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम ऐसी है कि जिसका, अच्छा बड़े मज़े की बात है, उसका आदमी को भी छोड़ने में हिंदुस्तान का हाथ है। जब एक जहाज़ अगवा हुआ, ना छोड़ते, ना वो बारगेन करते। तो हमें बड़ी संजीदगी से चीज़ों को लेना चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूँ किसी किस्म की भी मजहबी इंतहा पसंदी का, लेकिन जो जंगें हैं आज़ादी की, अपनी इज़्ज़त की, अपने हकूक़ की, मैं उसको पहले भी सपोर्ट करता हूँ, आज भी सपोर्ट करता हूँ। नाज़रीन, हम शौकत ज़रदारी से सवाल करेंगे, लेकिन सवाल से पहले मेरा ख्याल है कि हम खुर्शीद शाह साहब को और राजा अशरफ परवेज़ को सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी ने कैसे मुतासिर किया। हमें सदा दो, कोई मसला नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क की चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े वाकयात है। तकलीफ हमें यह है कि वफाक की एक फेडरेटिंग यूनिट है, सिंध एक अहम सूबा है पाकिस्तान का। स्पीकर की कुर्सी के साथ जिस पर पूरा एक सूबा सरापा एहतजाज है, तमाम मेंबरान सरापा एहतजाज है, जो बहुत काबिल अफसोस है, बड़ा काबिल एतराज है, जिससे सियासत की, जमहूरियत की, पार्लिमान की, असेंबली की तौकीर कम हुई है। अच्छा शौकत ज़रदारी, अगर आमदन से ज़्यादा ज़राए तलाश करने के लिए सिंध असम्बली के स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें आपको कोई गलती नजर आती है या कोई ज्यादती नजर आती है आपको? देखिए जी, गिरफ्तारियां पाकिस्तान में पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये पहली बार हुआ है कि वो शख्स जो 3-4 दिन पहले पिछले हफ्ते ही असम्बली के अंदर मौजूद था, हर किस्म की हेयरिंग में, हर किस्म के कॉल अप नोटिस पे वो आ रहा है, और अभी एक इंक्वायरी है। तो सिंध में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को बिल्कुल माइंड किया है, उन्होंने तरीक़ेकार को माइंड किया है, और इसमें कहते हैं ना कि एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो इस आग पे जो तेल छिड़का है वो फिर नैब की उस टीम ने छिड़का है जो आगा सिराज दुरानी के घर में घुसी। वहाँ पे जो आज चीफ एग्जेक्टिव हैं सूबे के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि जो बदतमीज़ी की गई,
तो बाज़ाहिर तो किसी के ऊपर भी अगर इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, शवाहिद हैं, जो तरीक़ेकार चल रहा है, गिरफ्तारी तो हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और पीपल्स पार्टी जो सबसे ज़्यादा एतराज़ कर रही है वो इस बात पे कर रही है चल रहे हैं, वो भी स्पीकर्स हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन आगा सिराज दुरानी साहब जो कि इस्लामाबाद किसी अपने काम से गए थे, उनको कराची में भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उनकी इस्लामाबाद से गिरफ्तारी पर एतराज़ किया जा रहा है। और दूसरा, उनके घर पे जो कुछ हुआ उस पर एक शदीद एतराज़ किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से इस चीज़ को पॉलिटिसाइज भी तो कर रही है, आपकी बात और मेरे ख्याल से ये नैब ने पीपल्स पार्टी को और मजीद मौका दिया है इस मामले को मजीद पॉलिटिसाइज करने का, मजीद एहतजाज करने का, मजीद। इफ्तिखार आप कैसे देख रहे हो? इफ्तिखार आप कैसे देख रहे हो? क्या ये वाकई जो है वो अगर आमदन से ज्यादा ज़राए? मैं इसको देखता हूँ कि अगर वहाँ पे नैब के लोगों ने ख़वातीन के साथ गलत सलूक किया है तो ये नाकाबिल कबूल है, कोई माशरा भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। एक बयान ये है कि ये लोग सारे बाहर बैठे थे कोठी के, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अंदर ख़वातीन थीं, और ये कहा गया, और मुराद अली शाह ने कहा गया एक आदमी सिगरेट पी रहा था, उस सिगरेट का धुआं एक बच्ची के मुंह पर फेंका। ये है कुल चीज़ जो वो कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, गिरफ़्तारी करना अगर नैब के लॉज में है तो वो तो होगी, अभी तो और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ होंगी। जब नैब का कानून ठीक किया जा सकता था तो फिर ये क्या कर रहे थे, सवाल है। और मैंने भी एक थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में तीनों पार्टियों को मशवरा दिया है कि चलें, हुकूमती सतह पे अगर नहीं हो रहा तो आप लोग प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर बिल ले आएँ। पीटीआई वाले भी उसमें एक मेंबर शामिल हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा, पीएमएलएन का भी हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, और किसी एक और जमात का भी हो सकता है। प्राइवेट मेंबर डे बिल ले आएँ और बताएं कि नैब के मौजूदा जो कानून हैं उसमें सुकम क्या है और उनमें से किन चीज़ों को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है, ताकि अवामुल नास को ये बात समझ आ जाए कि जो ज़्यादती हो रही है वो कानून के अंदर जो उनके पास ताकत मौजूद है उसकी बना पे हो रही है, तो उसको हम ख़त्म करने के हामी हैं। ये कहना है कि किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, मैं नहीं मानता। मैं सिंपल बात से इत्तेफाक करता हूँ अंजम आपकी, कि मुझे ये साबित करना है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। ठीक है, बिल्कुल, मनी ट्रेल हैज़ टू बी गिवन। सलमान आबिद, जरा अब ये बताएं, नॉट बाई दीज पीपल, बाई एवरीवन। मैं तो कहता हूँ मेरे से भी पूछा जाए, हम जर्नलिस्टों से भी पूछा जाए, लायर से पूछा जाए, जजेस से पूछा जाए कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है। ठीक है इफ्तिखार। अच्छा, गरीब लोग बेचारे, आज मैं देख रहा था बारिश से जो लोग मरे हैं, एक की छत, एक सेकंड, एक की छत कानों पर थी, कानों की छत थी, और वो गिर गई और दो लोग मर गए। शर्म आनी चाहिए हमें उन कानों के छत गिरने से मरने वाले तो नज़र नहीं आते, और हमें ये मुअज़्ज़ज़ीन जो हैं इन पे अगर को पूछ ले भी पैसा कहाँ से आया तो एक शोर मच जाता है। अच्छा सलमान आबिद, आप जस्टिफाई समझते हैं कि सेम इल्ज़ाम जो है वो पे भी है और वही इल्ज़ाम जो है वो स्पीकर सिंध असेंबली पे है, और अभी कोई चीज़ साबित नहीं हुई, कोई चीज़ इंक्वायरी नहीं हुई, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उससे। लेकिन अंजुम मसला ये है कि एक तो बड़ा मजाक ये लगता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो कहता है कि पहले आपने दूसरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, देखे ना फला भी है, देखे ना फला भी है। किस बात पे? नहीं, अब सवाल ये है कर लेना, ये भाई देखे ना इंक्वायरी करने का तरीकाकार क्या होता है। इंक्वायरी करने का तरीका यही होगा नहीं, आप किसी को गिरफ्तार करेंगे ना, तफ्तीश कैसे होती है? तफ्तीश इसी सूरत में होगी कि अगर आप गिरफ्तार करेंगे, और नैब के कानून में गिरफ्तारी मौजूद है, अलीम खान भी गिरफ्तार हुए हैं और भी बहुत से लोग अभी आगे जाके गिरफ्तार होंगे। एक प्रॉब्लम यह आ रहा है कि हमारे यहाँ जब भी एहतसाब की बात की जाती है, फौरी तौर पर हम पार्लियामेंट को ढाल बनाते हैं, हम जमहूरियत को ढाल बनाते हैं और हम सियासत को ढाल बनाते हैं। भाई आपकी जमहूरियत इतनी कमजोर नहीं है कि आगा सिराज दुरानी की वजह से वो गिर जाएगी और या किसी और की वजह से गिर जाएगी, अलीम खान की वजह से गिर जाएगी। सवाल यह है कि जिन लोगों पर इल्जामात हैं उसका तरीका कानूनी है, और कानूनी तरीका यह है कि आपको अदालतों के अंदर अपने आप को जस्टिफाई करना है। अब हम मसला ये है हमारा, ये सारा का सारा हम कानूनी जंग को हम सियासत के तौर पर खेलना चाहते हैं, उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। जैसे भी अपने ये कह रहे थे शौकत साहब कि हम उसको सियासी बनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम मजलूम हैं।
भाई सवाल यह है कि अगर आप मजलूम हैं तो आपको डर और खौफ किस बात का है? आप इन अदालतों का सामना करें, नैब का सामना करें, आप ही की बनाई हुई नैब है, आप ही ने इसके ऊपर कंप्रोमाइज किया हुआ था। अब मसला यह है कि PMLNB वाले ये कह रहे हैं, बाकी जमातें भी ये कह रही हैं, भाई अगर इस मुल्क में आप ये कहते हैं कि जी मुफाहमत करें और एहतसाब ना करें, जमहूरियत को चलने दें, पार्लियामेंट को चलने दें, भाई एहतसाब भी तो जमहूरियत के अंदर ही होता है ना, जमहूरियत से बाहर तो नहीं हो सकता। लेकिन सलमान आबिद, लेकिन मैं जरा सा अर्ज कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो देखें, आज से 2 महीने पहले यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने जो तासुर दिया, गवर्नर राज का तासुर दिया, हुकूमत गिराने का तासुर दिया, फिर बड़े बड़े बयानात आए कि जी इतने MPAs हमारे साथ हैं, इतने हमारे साथ हैं, फिर दूसरा फेस आया कि जी इनके 50 लोग तोड़ने हैं। मुझे ये बताएं कि ये तासुर देने की ज़रूरत क्या थी? क्या असद कैसर के ऊपर इंक्वायरी नहीं चल रही? क्या मुश्ताक गनी साहब के खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही? परवेज़ खटक के खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही? इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप पहले इफ्तिखार का बोलने दें, पार्टी की बारी है, अगर शौकत ज़रदारी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपोजिशन में है, जो आपके खिलाफ सवाल कर रहे हैं, अंजम मैं एक बात कहूंगा कि जब ये कह रहे हैं चढ़ाई की बात, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में PMLN पर चढ़ाई नहीं की गई थी? क्या यहाँ पे गवर्नर राज नहीं लगाया गया था? तो ऐसी बातें ना करें। बात यह है कि करप्ट जो है वो करप्ट है। अगर मैं करप्ट हूँ तो मुझे साबित करना होगा कि मेरे पास माल और दौलत कहाँ से आई, गाड़ियाँ, बंगले, प्रॉपर्टी, ज़री प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आई। अगर तो मेरे जो आमदन के ज़राए हैं वो साबित करते हैं कि जो मेरी पास चीज़ें हैं वो दुरुस्त हैं, तो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं तो फिर इनको इन ओहदों से अलग होना पड़ेगा, इनको जेलों में जाना चाहिए। आप समझते हो कि लेकिन इफ्तिखार साहब, माजरत के साथ ये जो रविश चल पड़ी है कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए और कल को कहें कि जी आपके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी है, पहले तो आप अंदर आ जाएं, फिर आप खुद साबित करें, तो यहाँ पे ये है कि इल्ज़ाम लग जाता है और फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको साबित करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करे कि उसका जो इल्जाम है वो दुरुस्त है। ये तो एक आसान तरीका है कि आप, लेकिन नैब के कानून को तब्दील करना पार्लियामेंट का काम था और है। वो यरगबाल बनाने की कोशिश जब आप बैठे थे, पीपल्स पार्टी और अपना मुस्लिम लीग इकट्ठी थी, आपने 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया, तो वादा पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ये सारा कुछ एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खुफिया हथियार के तौर पे आपने छुपा के रखा हुआ था, तो आप भुगतें। मैं तो अभी भी आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आपकी बातें कोई नहीं मान रहा तो आप जैसे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर एक बिल ले आएँ और मौजूदा जो नैब के कवानीन हैं उसकी तमाम खामियों और कोताहियों को लिख के, जैसे लिखा जाता है कि क्लास फलानी में की बजाय हम ये इंसर्ट करते हैं, फलानी क्लास के बजाय हम ये तजवीज़ करते हैं। आप तजवीज़ तो करें ना, आप चाहते क्या हैं? ये तो नहीं होगा कि आप अपनी तजवीज़ भी ना दें। नैब जब आग चिमी को उठाया गया था लाहौर से, उस वक्त तो कोई नहीं बोला था कि अभी क्या हुआ, उस वक्त तो किसी ने नहीं पूछा था कि उसके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई या नहीं हुई। उस वक्त सब लोगों ने कहा बहुत तब्दीली आने वाली है, जिंदाबाद। तो भाई अब तब्दीली आ रही है तो भुगतो, या फिर आके प्राइवेट मेंबर के ऊपर बिल पेश, आपको इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ मुझ तक आने दो, मुझे समझने दो, अवाम पर एतबार करो। मैं इफ्तिखार साहब ये कह रहा हूं कि जिस वक्त जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आइए हम नैब के मामलात में कुछ तरामीम की बात करते हैं, तो आपको याद है रिकॉर्ड पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम कोई हिमायत नहीं करेंगे, अब ये जिस तरह से हमने भुगता है इस तरह से बाकी लोग भुगते। तो जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी तरह की चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट करने की, वहाँ हम अपने पॉलिटिकल स्कोर करते हैं। और हमने 2000 पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत में, PMLN में, और अब भी हम ये देख रहे हैं कि जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए वो पार्लियामेंट कर नहीं रही है, सिर्फ जमहूरियत को ढाल बनाकर ये बात कर रही है ना, क्योंकि कोई एहतसाब चाहता नहीं है इस मुल्क के अंदर, और किसी तबके का भी एहतसाब नहीं होना चाहता कि एहतसाब। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इसी भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा क्या हो गया है कि सारी की सारी अपोजिशन जो है वो उसका एहतसाब हो रहा है और हर आदमी की गिरफ्तारी का खतरा है, और हर आदमी कह रहा है कि नैब कानून में गलती है, लेकिन नैब कानून पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक है।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि पूरी की पूरी अपोजिशन के खिलाफ जो है वो एहतसाब हो रहा है और बगैर कोई सबूत हासिल किए, सबूत बाद में आते हैं, रेफरेंस बाद में बनता है, गिरफ्तारी पहले आ जाती है। क्या पहले तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? जरा शफकत महमूद साहब को सुन लें, फिर उसके बाद मैं इफ्तिखार अहमद साहब से बात करता हूं। क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून, काला कानून। भाई उस वक्त कहा थे आप, है उस वक्त कहा था, उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून? इफ्तिखार, आपने सुना कि शफकत महमूद भी वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर ये वाकई काला कानून है तो इस पे जो है वो इसका इंतजार करने की बात करना कि पीपल्स पार्टी ने तरमीम नहीं की या फलाने ने तरमीम नहीं की। अब आप नैब को ये तो कह सकते हैं ना कि तफ्तीश से पहले, रेफरेंस दायर करने से पहले, कोई सबूत आने से पहले गिरफ्तारी मत करें। भाई ये इस पूरे मुल्क में जो है कि हिजान पैदा हो गया। जी इफ्तिखार। अंजम, देखें शफकत सही कह रहा है, और देखें ये जो नैब का चेयरमैन है ये दोनों ही सियासी पार्टियों ने मुंतखब किया हुआ है। दूसरी बात अंजम, अभी 2 फैसले आए हैं। शहबाज शरीफ गया था एक तफ्तीश के सिलसिले में, तो उसको बिठा लिया गया पानी वाले मुकदमे में, और पानी वाले मुकदमे का ये बात बनी कि उनके तमाम लोगों की ज़मानतें होंगी। अब आशियाना केस के अंदर ज़मानत होगी, और ये जो अदालत ने कहा है, उसने कहा कि जो कुछ भी इख्तियारात का इस्तेमाल किया चीफ मिनिस्टर ने वो दुरुस्त था। तो इस तरह तो बड़ी ज़्यादती है। मैं इसीलिए मशवरा दे रहा हूँ, और आपको भी चाहिए मशवरा दें, बजाय ये तलखी बढ़ जाए और इसका नुकसान हो जाए पूरे के पूरे इस निज़ाम को हमें बचाना है। चाहिए आप जैसे लोगों को, आप इनको मशवरा दें कि भाई चलें, वो नहीं लेके आए तरमीम, वो नाकाम रहे, आप तरमीम ला के अपनी नीयत का इजहार तो कर दो। हाँ, अगर पीटीआई वालों की नीयत साफ़ है और पीटीआई वाले इसको बतौर टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्हें चाहिए वही तरमीम ले आएँ। ये जो आज शफकत कह रहा है कि ये काला कानून था और आपको भी इल्म था तो आपको दुरुस्त करना नहीं चाहिए था, तो शफकत को चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी है, कि वो एक अपने तरमीमी बिल पेश कर दे, और फिर देखते हैं कि क्या उस तरमीमी बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी जो पोलिटिकल पार्टी हैं उनका स्टैंड क्या होता है। लेकिन अब इम्तिहान है सियासी पार्टियों की दानिश का, ठीक है, अब इम्तिहान है उनकी इस ईमानदारी का कि वो किस हद तक सलमान आबिद आप कैसे देखते हैं? आप जस्टिफाई मैं नैब को लोगों की खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो नैब तो करेगी, नैब के पास इख्तियार है। आप सलमान आबिद, आप जस्टिफाई समझते हैं कि जैसा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हुआ कि आशियाना स्कीम में कोई एविडेंस नहीं आया सिवाय इसके, और इसी तरह से दूसरे उसमें भी कोई एविडेंस नहीं आया, अभी भी सिराज दुरानी के लिए भी कोई एविडेंस नहीं है, बगैर एविडेंस के, बगैर तहकीक किए आप गिरफ्तारी कर लें, ये जस्टिफाई समझते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल बजा है कि नैब के बहुत से मामलात के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं, और जिस तरीका गिरफ्तारी भी है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। अब यही बात जो इफ्तिखार साहब कर रहे हैं कि अब देखिए ना, नैब को आप कहते हैं कि खुद मुख्तार इदारा है, अब अगर आपको और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को उस पर रिजर्वेशंस हैं तो उसका फोरम क्या है? उसका फोरम ये गुफ्तगू नहीं है जो गुफ्तगू पार्लियामेंट में हो रही है, उसका फोरम वही है जो इफ्तिखार अहमद तजवीज़ कर रहे हैं कि जनाब सारी सियासी जमातें बैठ जाएं और उसमें जहां जहां जिनकी जो रिजर्वेशन हैं उसको बाहमी इत्तफाक राय से उसको तब्दील कर लें। लेकिन अब हो क्या रहा है? देखिए, ये होगा नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, इफ्तिखार की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में इतना डेफिसिट है, एक दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में तकरीर करके कहता है कि जनाब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बिलावल कहता है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, खुर्शीद शाह कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जरदारी कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जब आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर कितना डेफिसिट है एक दूसरे के वजूद को कबूल ना करने के लिए। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अभी भी मौका यह है कि सियासी जमातें, जब इनको मौका मिलता है, पार्लियामेंट होती है, जमहूरियत होती है, अगर ये अपनी स्ट्रेटजीज को डेमोक्रेटिक तरीके से रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। फिर जितना मर्जी आप बातें करते रहें, जिस वक्त फिर दूसरे आते हैं तो फिर वो आके अपने तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। अब नैब जो है, अगर उसमें लकूनाज हैं, उसमें गैप्स हैं, तो इसको दूर तो पार्लियामेंट नहीं करना है ना, सियासी जमातों नहीं करना है। शौकत जरदारी, आप समझते हैं कि नैब जो है
वो जैसा कि इल्जाम दे रहे हैं कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। नैब वाकई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोई आपको कोई सबूत नजर आता है, कोई एविडेंस है आपके ज़हन में? अंजुम भाई बड़े मासूम हैं आप, जिस मासूमियत से आपने ये सवाल किया है ना, मैं अब आपको क्या कहूँ सर। नैब का तो वजूद ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हुआ था। नैब की तो पैदाइश ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बिना पे हुई थी। क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का इदारा इसलिए बना कि अकाउंटेबिलिटी होगी? यहाँ तो पहले लोगों पे टैग लगा दिए गए कि जी ये भी चोर है, ये भी करप्ट है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया, मुशर्रफ ने इसको कंटिन्यू किया। अब मैं ज़रा एक और केस की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान छिकाना चाहूँगा। आप माशाल्लाह नेशनल मीडिया पे बैठे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। एक रेलवे की लैंड ग्रैबिंग, लैंड स्कैम का केस जिससे पाकिस्तान को 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नैब को वो फाइल नजर नहीं आती। नैब जाता है, पहले आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करती है नैब, उसके बाद उसके घर पे हल्ला बोलते हैं कि जी हमने सबूत इकट्ठे करने हैं। तो ज़रा अगर नैब थोड़ा सा सियासतदानों को कुछ अरसे के लिए छोड़कर कहीं इधर उधर देखे, जहां देखने हुए नैब की आंखों का नूर चला जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि जी वाकई पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है। छोड़े इमरान खान को भी ना छेड़ें आप, हेलीकॉप्टर केस भी भूल जाएं थोड़ी देर में। ये 1000 अरब का केस जो सीधा सीधा केस में मसूद असलम को तो लेके आ जाते हैं, जो ओमनी ग्रुप का सीएफओ है दुबई से पकड़ के, लेकिन उसको नहीं लाते जो पाकिस्तान की अदालतों में अलील है, लेकिन आपके पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोग्रामों में गेस्ट की हैसियत से शामिल हो रहा है। यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है। शौकत जरदारी का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, या सहूलतें नहीं है, उनका लंदन में इलाज होना चाहिए। इससे पहले जो जिन्ना अस्पताल में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो बोर्ड कायम किए थे, उनका भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ का जो है वो हार्ट का मसला है और उनकी सर्जरी भी हो सकती है। तो मैं एक इफ्तिखार आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो बैरून मुल्क इलाज करने की इजाजत दे देनी चाहिए, या यहीं पे उनको ऑपरेट कर देना चाहिए? आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए के एक मुजरिम या मुलजम को इजाज़त मिली या नहीं मिली कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा सकता है कराची में? डॉक्टर आसिम की बात होगी, मिली या नहीं मिली है? नहीं, हाँ मिल गई है, मिल गई। हेलो, हाँ मिल गई इजाजत, मिली है ना? हाँ। तो 3 दफ़ा जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा और जो नॉन डायबिटिक है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको जाने तो क्या कर लेगा वो जाके? अगर उसने पॉलिटिक्स करनी है तो यहाँ से भी करेगा जेल। बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब आ गया। हर जुमेरात के जुमेरात जो उसका मेला लगा होगा जाके देख लिया। शौकत जरदारी, आप क्या समझते हैं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे देनी चाहिए? देखिए, मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी है कि उनकी सज़ा का फैसला होने के बाद वो अपनी बेगम को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी। तो उस क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए और जिस किस्म का मियाँ साहब का एक सियासी सफ़र चल पड़ा है, मुझे लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे और अगर उनको बाहर देने दिया जाता है तो ये एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हुकूमत को ये भी बावर कराना चाहिए कि अगले 5 सालों में एक ऐसा अस्पताल ज़रूर कायम करें इस मुल्क में जहाँ फिर किसी भी बड़े आदमी को बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। मेरे ख्याल से वो रियल सक्सेस होगी इस हुकूमत के लिए। ठीक है, सलमान आबिद, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि फैसला तो जो है ना अदालतों ने करना है, अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती है, गवर्नमेंट भी दे सकती है, लेकिन पहले तो फैसला अदालतें करेंगी ना, पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है, जो बात अभी इन्होंने की, शौकत साहब ने की है, बदकिस्मती देखें इस पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की। 30 बरस तक ये पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं और इलाज के लिए एक ऐसा अस्पताल ये नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करा सकें। ये जो हमने पाकिस्तान के अंदर एक तबकाती मामला बनाया हुआ है ना, जो ताकतवर है, ये उसके लिए पाकिस्तान नहीं है। ना उनके बच्चे यहां पढ़ेंगे, ना उनका इलाज यहां पर होंगे। तो इस तरह की हुक्मरानी के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो रूलिंग एलीट है वो किस किस्म का डेमोक्रेटिक जमहूरियत के नाम पर किस किस्म का हुक्मरानी का निजाम बनाता है, जहां वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता, अपने बच्चों को भी तालीम नहीं दे सकता। इफ्तिखार, फाइनल एक जुमले में जवाब दें, वहां पर टाइम खत्म हो रहा है। इफ्तिखार, आप क्या समझते हैं कि सलमान आबिद जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आज जिस आदमी को इजाज़त मिली है कराची में बाहर जाके इलाज कराने की, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक भी है जी। तो उसको अपने अस्पताल पे यकीन नहीं है, अपने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर पे यकीन नहीं है, शौकत जरदारी एक जुमले में जवाब दे दे। डॉक्टरों पे यकीन नहीं है, उसको वहाँ की मेडिसिन पे यकीन नाज़रीन, नहीं है। अब हमारे पास इस प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो चुका है। अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, इफ्तिखार अहमद को, शौकत जरदारी को और सलमान आबिद को और DNA की पूरी टीम को।